गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और किस तरीके से फ्रांस की क्रांति चरम सीमा पर हुई, उसके क्या कारण रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली। 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक यह क्रांति का प्रादुर्भाव फ्रांस में देखने को मिलता है। फ्रांस मूल रूप से यूरोप का एक देश है। जैसे कि आप अध्ययन कर चुके होंगे कि यूरोप में देशों की संख्या कुल रूप से 50 मानी गई, जिसमें से एक देश फ्रांस को भी माना जाता है। यह क्रांति सन 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। प्रोफेसर गूच के अनुसार यह माना जाता है कि इस क्रांति के दौरान एक विशेष परिवर्तन देखने को मिला। पूरा का पूरा फ्रांस एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वहां पर इस क्रांति के द्वारा एक निरंकुश शासक के खिलाफ नई प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया। निरंकुश का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके, जो बिना अंकुश के चलता रहे निरंतर अपने व्यभिचारिता तथा विलासितापूर्ण जीवन के लिए, उसी को निरंकुश कहा जा सकता है। तो प्रोफेसर गूच ने यही वर्णन कराया कि किसी भी क्रांति का जन्म होता है तो किसी नए उत्थान के लिए होता है, जिससे पूरे यूरोप में एक नवीन परिवर्तन देखने को मिला, एक नवीन प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म देखने को मिला, जिससे संपूर्ण निरंकुशता को खत्म करके विलासितापूर्ण जीवन को नष्ट करके पूरे यूरोप में यह क्रांति पूर्ण रूपेण लागू हो गई, जिसमें लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र का निर्माण हुआ, जनता की मांगे पूर्ण हुई। अब चलते हैं इसके प्रमुख कारण क्या रहे, जिसमें से पहला है राजनीतिक कारण। 1789 ईस्वी में लुई 16वां अपने निरंकुश पूर्ण जीवन में, विलासितापूर्ण जीवन में पूर्ण रूपेण विलीन था। हालांकि वह एक योग्य शासक था। तमाम इतिहासकारों का मानना है, प्रोफेसर का मानना है कि वह एक योग्य शासक था। उसने अपने शासन के अंतर्गत कई बदलाव लाए थे, परंतु वह कुछ समय उपरांत ही यह देखने को मिला कि वह धीरे धीरे समस्त जन समुदाय के ऊपर अपना आधिपत्य एक तानाशाह के रूप में लागू करने लगा। उसकी शादी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी एंटोनेट से हुई थी। वह भी एक व्यभिचारी प्रक्रिया की राजकुमारी थी। वह भी निरंकुशता के साथ जीवन यापन करने वाली थी। इसलिए यह कहा सकता है कि उसका जो बास्तिल नामक दुर्ग था, उस पर वह विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा था, जिसमें जो भी खर्च आता था वह जनता से वसूल करता था, जनता के ऊपर कर लगाता था, जनता के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कर लगा के उनसे वह उसकी भरपाई करता था। संपूर्ण राज्य में जब कोई भी विपत्तियां आती थी तो उससे लड़ने के लिए वह जनता के ऊपर ही कर लगा देता था। युद्धों में सैनिक मारे जाते थे और जो भी युद्ध सामग्रियां वहां पर भेजवाना होता था, उससे निपटने के लिए वह संपूर्ण कर जनता के ऊपर ही थोप देता था, जिसमें वह यात्रा कर, भूमि कर तथा खाद्य उत्पादनों के ऊपर कर लगा दिया करता था। वह कई गुना कर लगाकर उनसे अधिक से अधिक मात्रा में धन वसूल करता था। इस पर जन समुदाय आक्रोशित हो जा रहा था, परंतु वह अपनी प्रवृत्तियों से बाज नहीं आ रहा था, अपनी प्रवृत्तियों को बदलना नहीं चाहता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रमुख कारण था वह जो राजनीतिक कारण था, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया भंग हो चुकी थी। उसे अपनी राजनीतिक क्रियाओं को पूर्ण रूपेण सही करने की जरूरत थी। और दूसरा कारण यह देखने को मिलता है दोषयुक्त शासन व्यवस्था। दोषयुक्त शासन व्यवस्था का अर्थ है कि जो राजा अपने प्रवृत्तियों के अधीन हो जाता है और अपने समस्त जन समुदाय का न ध्यान देते हुए अपनी चरमपंथी प्रक्रिया के द्वारा ही शासन करता है, अपने अंदर दोष नहीं ढूंढता है, उसी के कारण पूर्ण रूपेण समुदाय के अंतर्गत उसका मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, उसकी मंत्रिमंडल शक्ति विहीन हो जाती है, उसी के कारण गृह युद्ध होता है। यह एक दोषमुक्त शासन की प्रक्रिया देखने को मिलती है।
तीसरा कारण सामाजिकरण यह था कि सामाजिक तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो समाज में जितने भी कई वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें से कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ये समस्त वर्गों के लोग, जिसमें से पादरी, सामंत तथा बड़े बड़े व्यापारी प्रथम वर्ग में आते थे, द्वितीय वर्ग में अध्यापक और सामंत जो छोटे तबके के हुआ करते थे, और उसमें कह सकते हैं कि बड़े बड़े मंत्रीगण, ये समस्त द्वितीय वर्ग में आते थे, जिसको हम मध्य वर्ग कह सकते हैं। तृतीय वर्ग में कृषक, छोटा दुकानदार तथा श्रमिक मजदूर, ये समस्त निम्न वर्ग में आते थे। यह तीनों वर्ग के लोग इस राजशाही प्रवृत्ति से नाखुश होकर इनके खिलाफ बगावत करते हैं और मोर्चा निकालते हैं। तो एक यह सामाजिकरण रहा, जिसमें सामाजिक प्रवृत्तियां देखने को मिली, जिससे अंततः आगे चलकर बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण होता है और परिणाम देखने को मिलते हैं कि अस्त्र शस्त्र उनका सब लूट ले जाते हैं, राजा के खिलाफ तमाम जनविद्रोह होने लगता है और राजा निरंकुशता को खत्म करने पर विवश हो जाता है। आगे हम आपको अगले वीडियो में यह वर्णित कराएंगे कि इसके परिणाम क्या रहे, क्रांति के परिणाम क्या रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।